प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के 8 ग्रेड बुक में अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में समझेंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखें। तो पासा हम देखें तो पासे पर 1 से 6 तक के अंक रहते हैं। तो अगर जब हम पासे को फेंकते हैं तो 4 से बड़ी एक संख्या हो, तो 4 से बड़ी कौन कौन सी हो सकती है? तो 4 से बड़ी संख्या या तो 5 होगी या 6 होगी। तो यहाँ पर 4 से बड़ी एक संख्या 5 या 6 हो सकती है। इसी प्रकार देखें, 4 से बड़ी संख्या नहीं हो, तो जब पासे को अगर फेंकेंगे हम और 4 से बड़ी संख्या नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति में 4 से बड़ी कौन कौन बड़ी ना हो, मतलब यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 से बड़ी नहीं होना चाहिए, तो मतलब 4 भी हो सकता है। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल में देखें तो यहाँ हमको एक थैले में 10 कंचे हैं, जिसमें से 4 सफ़ेद, 3 लाल, 2 नीले और 1 हरा है। थैले में बिना देखे कंचे निकाले जाते तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? इसके लिए हम जो उदाहरण के सवाल हैं और प्रश्न जो दिए गए हैं इनको जरूर पढ़ें। तो यहाँ अगर हम देखें तो लाल कंचे की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो प्रायिकता के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुल कितने कंचे हम देखें तो यहाँ कुल कंचों की संख्या, तो सवाल में दिया गया है कि कुल कंचे 10 हैं, तो बराबर 10 ही कुल संभावित परिणाम है। अब इसमें से हमको प्रायिकता ज्ञात करना है लाल कंचे की। तो लाल कंचे कितने हैं? तो लाल कंचों की संख्या, तो लाल कंचों की संख्या हम देखें यहाँ पर 3 है। प्रायिकता बराबर, अब प्रायिकता अगर हमको ज्ञात करना तो प्रायिकता बराबर, यहाँ लाल कंचे हमारे लिए होना चाहिए या लाल कंचों की प्रायिकता निकाल रहे हैं, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे लाल कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। यहाँ हम प्रश्न के अनुसार प्रायिकता के सूत्र को यहाँ जो लिखना है ऊपर हम बदल सकते हैं। यहाँ पर प्रायिकता, अब प्रायिकता हम किसकी निकाल रहे हैं? तो लाल कंचों की निकाल रहे हैं, लाल कंचों की। तो लाल कंचों की प्रायिकता बराबर कुल लाल कंचे, यहाँ देखें तो 3 लाल कंचे हैं और कुल कंचे हैं 10, तो बटे 10। तो उत्तर हो जाएगा लाल कंचों की प्रायिकता हो जाएगी 3/10। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें कि सफ़ेद कंचा प्राप्त न करना। सफ़ेद कंचा प्राप्त न करना, तो सबसे पहले हम जब भी प्रायिकता निकालना हो तो पहले कुल परिणाम या कुल संभव परिणाम, तो यहाँ पर कुल परिणाम के रूप में कंचे हैं, तो कुल कंचों की संख्या, तो कुल कंचों की संख्या अगर हम देखें तो बराबर 10 है। अब सफ़ेद कंचा न प्राप्त करना, मतलब सफ़ेद ना आए और बाकी सब आ सकते हैं। तो बाकी सब में क्या है, 3 लाल कंचे हैं, 2 नीले हैं और 1 हरा है। तो सफ़ेद कंचा न प्राप्त हो की संख्या, तो अगर हम देखा जाए तो ये 3 आ जाएंगे लाल वाले, 2 आ जाएंगे नीले वाले और 1 आ जाएगा हरा वाला। तो इस प्रकार यहाँ देखा जाए तो ये कुल हो सकते हैं 3, 2, 5 और 1, 6। तो ये सफ़ेद कंचा प्राप्त न होने की स्थिति 6 हो सकती है, 6 बार ऐसा हो सकता है। तो प्रायिकता बराबर सफ़ेद कंचा न होने के संभव परिणाम बटे कुल कंचों की संख्या, या ये हम ये भी कह सकते हैं कुल परिणाम, तो बराबर 6/10।
10। अगर इसको हम सरल कर सकते हैं तो सरल भी कर लें। तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 बराबर 3/5। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3 में 33 बच्चों को अंग्रेजी परीक्षा में प्राप्तांक 100 में से ये मिले हैं, तो इनके लिए हमको मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाना है। तो जब हमको बारंबारता सारणी बनाना तो हम इस प्रकार से 3 खंड बना ले, अंक, मिलान चिन्ह और बारंबारता। अब देखिए पहला हम तो सबसे पहले 69 दिया तो 69 लिख दिया, इसके सामने एक लाइन बना लिए। फिर दूसरा 48 है तो 48 के सामने 48 लिखा है, फिर अगला अंक हम देखें 84 है तो 84 लिखा हमने और 84 के बाद एक लाइन। फिर अगला है 58 तो 58 लिखा, फिर एक लाइन, फिर 84। अब 84 यहाँ हम देख रहे हैं कि दूसरी बार भी आ गया। 84 अगर दूसरी बार आया तो अब हम यहाँ 84 नीचे नहीं लिखेंगे, इसके लिए बाजू में एक मिलान चिन्ह बढ़ा देंगे। फिर 48 तो 48 देखें तो ये 48 है तो ये दूसरी लाइन। फिर 73 तो 73 यहाँ ऊपर नहीं है तो 73 को हमने लिख दिया। इस प्रकार 83 तो 83 लिख दिया हमने। अगला है 48 तो 48 फिर से आ गया तो 48 जहाँ था उसके सामने एक और लाइन आ जाएगी। फिर 48 के बाद 66 तो 66 यहाँ पर नहीं है तो इस प्रकार से हम 66 लिख देंगे। फिर है 58 तो 58 के लिए यहाँ देखा जाए तो पहले से आ चुका तो एक लाइन आ जाएगी। फिर 66 है तो 66 के सामने एक पहले आ गया था, तो ये सभी एक एक बार पहले आ चुके हैं। 66 दूसरी बार आ रहा है तो यहाँ 2 लाइन हो जाएगी। फिर अगला 64, 64 यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ नीचे 64 लिख देंगे। इस प्रकार से हम ये तालिका में एक एक अंक बढ़ाते हुए और देखते जाएंगे और अंत में इनका जो योग होगा वो उनकी बारंबारता कहलाएगी। तो इसको हम जितनी लाइनें हैं इनको जोड़ लेंगे और जैसे ही 4 के बाद अगर 5 बात है तो तिरछी लाइन खींचकर हम इसको 5 का एक समूह बना देंगे। इस प्रकार से हम योग करते हुए इसकी बारंबारता सारणी बना लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में हम देखें किसी शहर में पिछले 30 वर्षों में दर्ज बारिश इस प्रकार है। तो ये दर्ज बारिश दी गई है। यहाँ पर हमको अंतराल 40 से 45 मतलब 5 का अंतराल लेना है, 45 से 50 मतलब 5 का अंतराल लेते हुए और बारंबारता बंटन सारणी बनाई है। तो बारंबारता बंटन सारणी बनाना है जब वर्गांतराल दिया गया हो। तो ऐसी स्थिति में हम इसकी सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो वर्ग अंतराल दिया गया तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा वर्ग अंतराल का एक खंड, दूसरा खंड आ जाएगा हमारा मिलान चिन्ह और तीसरा आ जाएगा बारंबारता सारणी। तो यहाँ अगर हम देखें सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें वर्ग अंतराल हमको 40 से 45 मतलब 5-5 का अंतर लेना है। तो यहाँ पर हम अंतराल ले लें, वर्ग अंतराल या अंतराल, वर्ग अंतराल। यहाँ पर हम मिलान चिन्ह और यहाँ हम लिख देंगे बारंबारता। तो सबसे पहला अगर देखें तो हम यहाँ पर 40 से 45 तो सबसे छोटा अंक कौन सा ये देख लें। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे छोटा अंक हमको या कितने मिलीमीटर, तो सबसे कम मिलीमीटर में वर्षा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको देख लें। तो यहाँ अगर देखें तो हम 45 ही हमको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, 40 से 45। तो पहला वर्ग अंतराल हम 40 से 45 ले लेंगे। फिर 5-5 का अंतर लेना तो 45 से 50 आ जाएगा। फिर अगला वर्ग अंतराल 50 से 55, फिर 55 से 60, फिर 60 से 65। हम ये देखेंगे कि अधिकतम सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो यहाँ जो भी सबसे बड़ा अंक होगा वहाँ तक हमको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखें कि 84 तक हमको दिखाई दे रहा है तो हम 90 तक ले लेंगे। तो 65 से 70, 5-5 का अंतर रहेगा। 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85 और 85 से 90। इस प्रकार से हम सभी
हमने वर्ग अंतराल बना लिए। तो अब यहाँ देखें, सबसे पहला जो है 57, तो 57 कहाँ पर आएगा? तो 57 कौन से इसमें आएगा? तो ये 55 से बड़ा है और 60 से छोटा है, तो यहाँ मिलान चिन्ह हम 1 बना लेंगे। हमने 57 के लिए बना लिया। इसी प्रकार हम दूसरा देखें 49, तो 49 आएगा यहाँ पर 45 से बड़ा और 50 से छोटा है, तो यहाँ पर 1 मिलान चिन्ह आ जाएगा। फिर 66 हम देखें 65 से बड़ा 70 से छोटा, तो यहाँ पर 1 मिलान चिन्ह आ गया। फिर अगला है 63, तो 63 कहाँ आएगा? तो 60 से 65 में आएगा, तो हम यहाँ पर 1 मिलान चिन्ह यहाँ बना लेंगे। फिर 70, तो 70, अब यहाँ 70 दो जगह है, यहाँ पे भी 70 है और यहाँ पे भी 70, तो हमको ये याद रखना कि ये जो उच्च सीमा वाला 70 ये नहीं लेना है, अगले इसमें आएगा, अगले वर्ग अंतराल में आएगा। तो यहाँ 70 से 75 में 70 यहाँ पर गिना जाएगा। इस प्रकार से 62, तो 62 कहाँ पर आएगा? तो 60 से 65 वाले में, क्योंकि दूसरा ये आ गया तो 1 लाइन और आ जाएगी। फिर 62 के बाद हम देखें 67, 67 कहाँ पर आएगा? 65 से बड़ा और 70 से छोटा है, तो यहाँ पर आ गया। 67 के बाद 58, तो 58 कहाँ पर आएगा? 55 से 60 के बीच में, 1 लाइन आ जाएगी। फिर 44, तो 44 40 से बड़ा है 45 से छोटा, तो 1 लाइन आ जाएगी। 51, 51 आएगा 50 से बड़ा 55 से छोटा। 69, 69 आएगा 65 से 70 के बीच में, तो यहाँ पर 1 लाइन आ जाएगी। 73, 73 70 से बड़ा 75 से छोटा। 80, 80 आ जाएगा 80 से 85 के बीच में। फिर 51, तो 51 आएगा 50 से बड़ा 55 से छोटा। 61, 61 आएगा 60 और 65 के बीच में, तो यहाँ पर 1 लाइन आ जाएगी। 59, तो 59 आएगा 55 और 60 के बीच में, तो 1 लाइन यहाँ आ गई। फिर 45, तो 45, अब यहाँ 45 यहाँ उच्च सीमा में भी है और निम्न सीमा में, तो हमको निम्न सीमा वाले में लेना है, तो यहाँ पर आएगा। फिर 44, 44 40 से 45 के बीच में आता है। 52, 52 आएगा 50 और 55 के बीच में। फिर 74, तो 74 आएगा 70 और 75 के बीच में। फिर यहाँ 65, तो 65 आएगा यहाँ पर आएगा 65 70 के बीच में, तो ये। फिर 77, तो 77 आएगा 75 से बड़ा है और 80 से छोटा, तो यहाँ पर आएगा। 73, 73 आएगा 70 और 75 के बीच में। फिर 68, तो 68 आएगा 65 और 70 के बीच में, तो यहाँ हम देखें कि 4 लाइन पहले से हो गई, तो एक तिरछी लाइन हम खींचेंगे तो ये 5 का एक समूह बन जाएगा, तो ये 5 एक लाइन ये हो गई। फिर 63, 63 आएगा 60 और 65 के बीच में, तो यहाँ एक लाइन हो गई। 58, तो 58 आएगा 55 और 60 के बीच में। फिर 47, 47 आ जाएगा यहाँ पर 45 और 50 के बीच में। 76, 76 आएगा 75 और 80 के बीच में। 72, 72 आएगा 70 और 75 के बीच में, यहाँ भी देखिए 4 हो गई, तो एक 5वीं लाइन हो गई। फिर 84, 84 आएगा 80 और 85 के बीच में। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ इसमें अगर हम अब इनको जोड़ लें तो ये कितना हो गया? 2, 2 लाइनें हैं तो 2 हो गया। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, फिर 4 के बाद फिर 4, फिर यहाँ 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। हम देखें कि 85 से 90 के बीच में कोई अंक नहीं है, तो यहाँ हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 84 तक ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच दें और नीचे लिख दें योग। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर लिख देंगे योग, और इस प्रकार से हमारी तालिका कंप्लीट हुई। इसको जोड़कर देख लें कि यहाँ 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 और 4 16 और 5 21 और 5 26 और 4 30, ये 30 वर्षों की थी और 30 इसका भी योग आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंकड़ा सही है। इस प्रकार से हम वर्ग अंतराल के आधार पर बारंबारता सारणी बना सकते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखें कि अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने का समय घंटों में आलेख में दर्शाया गया है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है और यहाँ पर टीवी देखने का समय। तो हम देखें कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा। तो अधिकतम विद्यार्थी मतलब हम देखें जिसका दंड आलेख सबसे बड़ा है, तो ये अधिकतम विद्यार्थियों को दर्शाता है 34 को। तो 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से 5 घंटे तक टीवी देखा। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है
इसके उत्तर में आ जाएगा उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे दिए, तो अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे 4 से 5 घंटे टीवी देखा। यहाँ दूसरा प्रश्न है कि 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो 4 घंटे से कम मतलब 4, ये 1 2 3 4, 4 घंटे ही है, तो इससे कम वाले ये विद्यार्थी, तो ये पहला है 20 और ये 8 28 और ये 4 32, तो मतलब 32। तो यहाँ दूसरे प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा कि 4 घंटे से कम, तो 4 घंटे से कम हमने देखा था कि 20 और 8 28 और 4 32, 32 विद्यार्थियों ने टीवी देखा। अगला जो है तीसरा प्रश्न, कितने विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। तो 5 घंटे से अधिक, तो हम यहाँ देखें 5 से अधिक वाले मतलब 6 घंटे 7 घंटे वाले ऐसे कितने हैं, तो 5 से अधिक वाले ये, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर 8 और ये जो आ रहा है इसका दंड आलेख दोनों के बीचों बीच में दिख रहा है हमको, तो ये 5, तो 8 और 5 13। तो उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर जो होगा 13 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा। प्रश्न क्रमांक 6 में दिए गए आंकड़ों के लिए हमको आयत चित्र प्रदर्शित करना है, आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए हम सबसे पहले एक वाई अक्ष इस प्रकार से हम बना लेंगे और दूसरा हम एक्स अक्ष या नीचे वाली आड़ी लाइन को हम कहते हैं एक्स अक्ष। इस प्रकार से हम 2 अक्ष बना लें। अब यहाँ जो हमने अक्ष बनाए हैं इस पर यदि हम देखें तो यहाँ हम 1-1 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा लें। जैसे हमने यहाँ पर लगा लिया 1 सेंटीमीटर पर ये लगाया, दूसरा ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ जितने वर्ग अंतराल है 1 2 3 4 5 6 है, तो हम 12 तक लगा लें। 11 और 12 तक हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ हम देखें कि विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम 18 है, तो विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम 18 है, तो यहाँ पर हमको कम से कम 1-1 यहाँ पर भी हम 1-1 सेंटीमीटर पे अगर हम निशान लगा लें इस प्रकार से, और इनको अगर हम देखें तो कितने भाग में हमने बांट दिया इसको, 1 2 3 4 5 6 भाग में, पर 18 है तो हम इसको 20 से और दुगना कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर हम नीचे एक्स अक्ष पर ऊंचाई, ऊंचाई के लिए जो हम आयत चित्र बनाएंगे तो इसमें पहला है 140 से 145। तो यहाँ हम देखा जाए तो सबसे छोटा आंकड़ा 140 से चालू हो रहा, तो 140 यहाँ 0 से चालू होता, तो यहाँ बीच में हम एक ऐसा क्लिंग का निशान लगा देते हैं कि मतलब यहाँ बीच में और भी संख्या है। तो यहाँ हम ले लेंगे 140, फिर 1 सेंटीमीटर बाद हम लिख देंगे 145, फिर अगला यहाँ पर 150, यहाँ पर 150 के बाद 155, फिर अगला 160, फिर अगला हम देखें 165 और अंत में हम देखें 170। तो हमने ये इस प्रकार से जो इसकी उच्च सीमाएं हैं उनके आधार पर हमने यहाँ पर दर्शा दिया। तो हम देखें कि यहाँ अधिकतम बड़ा आंकड़ा 18 है, तो हम यहाँ पर
अगर इसको 4 छात्रों की ऊंचाई के बराबर मानते हैं तो यहाँ पर हम बीचों बीच में यहाँ ले लें 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, इसके 2 भाग हमने कर दिया 8, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16 और ये तो हो गया 18 और हमने 20 छात्रों तक के लिए दर्शा दिया। अब हम देखें कि 140 से 145 वाला जो आयत है उसमें कितने छात्र हैं? 6 छात्र हैं। तो 6 छात्र हैं तो इसकी ऊंचाई 6 तक जाएगी। तो यहाँ जो हम आयत चित्र बनाएंगे तो यहाँ 6 की ऊंचाई जितनी इसमें 6 है उतना 140 से 145 वाला ये आयत चित्र में यहाँ ये 6 के ऊंचाई के बराबर बन जाएगा। ये 6 छात्रों के बराबर हो गया। इसी प्रकार हम देखें 145 से 150 में 10 है तो यहाँ ये जो आयत चित्र बनेगा ये 10 के बराबर बनेगा। तो हम यहाँ पर 10 के बराबर की एक यहाँ से आयत चित्र को 10 लेना है हमको, तो ये एक लाइन और यहाँ से भी ये 10 के बराबर की एक लाइन। इस प्रकार से हम देखें तो ये यहाँ आयत चित्र में विशेष ध्यान देना है हमको कि आयत चित्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसमें बीच में कोई अंतर नहीं होता। और इसी प्रकार से हम आगे 150 से 155 में हम देखें तो 15 है तो इसकी ऊंचाई 15 के बराबर होगी। तो ये 14 और ये 16, 2 तो बीच में 15 मतलब इतना। तो ये जितनी इसकी ऊंचाई आएगी तो इतना बड़ा हम आयत चित्र इसका पुनः यहाँ पर बना लें तो ये 155 वाला आयत चित्र बन जाए, 150 से 155 का आयत चित्र बन जाएगा जिसमें ऊंचाई 15 के बराबर हो गई। फिर 155 से 160 में 18 है तो यहाँ पर अगला जो आयत चित्र बनेगा 18 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम ग्राफ पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। ग्राफ पेपर में अगर हम बनाए ये तो हमें ज़्यादा अच्छे से और सही से हम ग्राफ पेपर का उपयोग करके इसको बना सकते हैं। 160 से 165 में 2 है तो 160 से 165 में 2 तो ये 2 के बराबर का बनेगा इसका आयत चित्र इतना। और अगला आखिरी में 165 से 170 1 है तो यह 1 मतलब इसकी ऊंचाई का आधा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ऊंचाई को हमने यहाँ पर दर्शाया है और यहाँ पर हमने विद्यार्थियों की संख्या तो यहाँ हम लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से हम यह चित्र बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में अगर हम देखें तो यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है, इसको सिर्फ पढ़ना और हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ ट्यूबवेल द्वारा 25% भूमि, अन्य तरीकों से 12%, टैंक द्वारा 17% और नहर द्वारा 46% खेत में सिंचाई की जा रही है। तो यहाँ कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जा सकती है? तो यहाँ हम नहरों द्वारा देखिए 46% है। तो हमारा जो उत्तर होगा पहले प्रश्न का, प्रश्न क्रमांक 1 में हम लिख देंगे प्रश्न 1 का उत्तर, तो हम इसमें लिख देंगे कि कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंची जा सकती है। तो उत्तर हो जाएगा 46% भूमि, 46% भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है। दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2, 17% भूमि किस माध्यम से सिंची जाती है? तो हम इसमें देखें तो ये टैंक के द्वारा सिंची जा रही है। इसका उत्तर हो जाएगा कि 17% भूमि टैंक से सिंची जाती है। तीसरा प्रश्न है ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है ट्यूबवेल से? तो ट्यूबवेल से यहाँ देखें तो 25% है। इस ग्राफ में अगर हम पढ़ें
प्रश्न तीसरे का जो उत्तर हो जाएगा 25% भूमि टैंक द्वारा सिंची जाती है। प्रश्न क्रमांक 8 में किसी दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित करने के लिए हमें पहले कुल उत्पादन देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखें तो गेहूं का उत्पादन 2750 टन है, शक्कर का 2500 है, चावल का 1500, तो कुल मिलाकर 6750 टन ये है। अब यहाँ गेहूं का जो भाग है, तो ये अगर हम गेहूं का कुल उत्पादन की तुलना में कितना भाग है, एक भिन्न के रूप में अगर हम देखें तो ये 25 से अगर काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, और ये यहाँ पर 25 दूनी 50 और 25 सात 175, तो यहाँ 11/27 ये होगा। और 11/27 को अगर हम यहाँ और सरल करना चाहें तो यहाँ 27 9 से कट सकता है, 9 चौके 36, 40 और 9 तिये 27, तो 11×40 का करके 440/3 भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार हम शक्कर का भाग देखें तो यहाँ पर 25 से 10 बार कट जाएगा, 25 से 27 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर आया 10/27। इसका जो केंद्रीय कोण बनेगा, तो केंद्रीय कोण हमने बताया कि जो भी भिन्न है उसको 360 से गुणा करना है। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 10/27 गुणित 360, इसको जब हम गुणा करेंगे और हल करेंगे तो 133.33 आएगा। तो हम मान लें लगभग इसको 133 अंश, दशमलव में आएगा पर उसको हमने मान लिया क्योंकि 9 तिया 27, जो तो 400/3 करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखें चावल का केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए पहले चावल का हम कुल की तुलना में भाग देख लें कितना है। तो ये 1500/6750, इसको अगर हम सरल करना चाहें तो यहाँ 10 से 1 कट गया, 25 से 25 छके 150, 25 से 27 बार, फिर 3 से 2 बार, 3 27, तो ये 2/9। इसका केंद्रीय कोण क्या बनेगा, तो केंद्रीय कोण के लिए अब इसको हम चाहे तालिका के रूप में बना लें या ऐसा कर लें, तो 2/9 गुणित 360, तो ये 9 से 40, 40 दूनी 80, तो मतलब ये 80 अंश का केंद्रीय कोण बन जाएगा। अब हम इसके केंद्रीय कोणों के आधार पर यहाँ पर हम इसको दर्शाने के लिए हम सबसे पहले एक चांदी की स्केल की सहायता से हम कहीं पर भी एक त्रिज्या बना लेंगे। वृत्त को बनाने के लिए हम प्रकार का उपयोग से वृत्त बना लेंगे, और यहाँ जो कोण दिया गया पहला कोण है 147 अंश, तो हम चांदे को ऐसा रखेंगे और ये जो बीच का बिंदु ये केंद्र पर आ गया, और 147 अंश यहाँ से गिनेंगे हम, तो ये अंदर वाली लाइन जहाँ शून्य चालू, तो शून्य से लेके अगर हम जाएँ तो 10 20 30 60 70 80 147 से, तो 40 से 140 है, बीचों बीच में 145 होगा, 147, तो ये 145 के बाद 2 अंश, तो ये यहाँ पर 147 आ रहा है, तो ये 147 अंश का कोण बन गया। अब इसके बाद पुनः तो ये कोण हो जाएगा 147 अंश का। दूसरा कोण 133 अंश है, तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको, और यहाँ फिर 133 चाहिए, तो यहाँ शून्य से हम गिनना चालू करेंगे, तो ये अंदर वाली लाइन में 0 10 133 कहाँ आएगा 30, और इसके बाद 3 अंश, तो ये 133, तो यहाँ पर 133 पे आ गया, तो इसको हमने इससे मिला दिया, तो ये इस प्रकार से ये 133 अंश का कोण बन जाएगा। और शेष जो बचेगा अपने आप ये 80 अंश का कोण बन जाएगा। तो इनको हम कलर करके रंग भर के और अलग अलग, ये जो भाग है ये वाला भाग 147 वाला गेहूं का भाग हो जाएगा, ये वाला भाग शक्कर का हो जाएगा, और ये वाला भाग चावल का हो जाएगा, और इनको हम अलग अलग रंगों से भी दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हम पाई चार्ट में प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें
कि 672 विद्यार्थी के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखकर हमको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का हम देखें केंद्रीय कोण 90 अंश का है। तो साइकिल से जाने वाले जो विद्यार्थी हैं, साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, तो हम इसका देखें केंद्रीय कोण है इसका 90 अंश। तो केंद्रीय कोण को हम ऊपर लिखेंगे और एक वृत्त का कुल होता है 360 अंश, तो बटे में हम करेंगे 360 और इसमें कुल विद्यार्थी कितने 672 है, तो 672 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से कितने विद्यार्थी साइकिल से जा रहे हैं पता लग जाएगा। हम यहाँ देखें 9 के पहाड़े में 36 आता है, तो ये तो 10 से हम 9 बार काट सकते हैं और 10 से चाहो तो एक शून्य कट जाएगा, तो 9 ये 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 4 का हम भाग दे दें किसमें 672 में, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 6 24, 3 बचा, 4 8 32, तो 168 विद्यार्थी। तो हम ये देखें कि साइकिल से जाने वाले कुल कितने विद्यार्थी, तो 168 विद्यार्थी। इसी प्रकार दूसरा पूछा गया कितने विद्यार्थी बस से, तो बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, तो बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ देखें कि इसका केंद्रीय कोण कितना है बस वालों का, तो बस वालों का 120 है। वृत्त का केंद्रीय कोण होता है 360 अंश गुणित कुल विद्यार्थी 672। तो यहाँ हम देखें 12 के पहाड़े में आसानी से 36 आता है, 12 दिए 36 होता है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो ये 3 बार 3 का भाग दे देंगे इसमें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौके 12, तो 224 विद्यार्थी बस से जाते हैं। तो ये हमारा एक साइकिल वाले 168 हो जाएगा और बस से जाने वाले 224 हो जाएगा। जहाँ पीछे स्थान दिया वहाँ पर हम हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 में दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो व्यक्तियों का प्रतिशत 45%, 30%, 25% और रंग लाल, हरा और पीला। तो यहाँ इसको हमको पाई चार्ट में जब दर्शाना तो पहले इसका हमको केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखें कि लाल रंग का कितना प्रतिशत है 45। तो लाल रंग का केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लाल रंग से संबंधित जो है, तो लाल रंग का केंद्रीय कोण कितना होगा, तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 45%। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से, मतलब अगर 100 में से कितना भाग लाल है, तो 45 भाग लाल है। तो मतलब प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे तो 45% मतलब नीचे अगर 100 लिख दिया तो प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा और इसको 360 का कितना भाग होगा ये ज्ञात करना है हमको। तो अगर 100 में से 45 है तो 360 में से कितना होगा, तो इसके लिए सीधा है कि प्रतिशत का चिन्ह हटा के बटे में 100 लिख दें और गुणित 360 कर दें। यहाँ इसको सरल करना है, तो अगर इसको हम सरल करेंगे तो देखें कि 10 से अगर 100 में इसमें भाग दे दें तो ये एक एक शून्य कम हो सकता है, और इसको अगर हम 5 से काट दें तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से 36 कट जाएगा 18। तो 18 का अगर हम 9 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 162। तो ये 162 अंश का कोण बनेगा, केंद्रीय कोण लाल रंग के लिए। इसी प्रकार हम देखें हरे रंग के लिए कितना होगा, तो हरा रंग का केंद्रीय कोण इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करें 30% है। प्रतिशत का मतलब अगर प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया जाए तो 30/100 और गुणित 360।
तो यहाँ हम 10 से एक एक शून्य आसानी से कट जाएगा। तो 36 का 3 में अगर गुणा करेंगे तो ये 108 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा जो है पीला रंग, तो पीले रंग के लिए पीला रंग का केंद्रीय कोण, तो 25%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएं तो 25/100 गुणित 360। तो यहाँ 25 का अगर देखा जाए तो आसानी से 25 चौके 100 होता है, 4 का भाग इसमें चला जाएगा, 4 9 36, तो 90 अंश, तो ये आ गया 90 अंश। अब हमने सभी रंगों के केंद्रीय कोणों को ज्ञात कर लिया है। अब जब केंद्रीय कोण हमने ज्ञात कर लिया तो इसको एक वृत्त में हम पहले एक वृत्त बनाएंगे। तो हमने पहले बताया था कि एक वृत्त बनाकर और यहाँ ये जो कोण दिए गए 162 अंश का, 108 अंश का, 90 अंश का, इसको हम दर्शाएंगे। तो यहाँ एक वृत्त बनाने के बाद हम एक वृत्त बना लें और प्रकार की सहायता से बना लें, क्योंकि हम प्रकार यहाँ पर भी उपयोग नहीं कर रहे थे। एक वृत्त बनाकर प्रकार से 162 अंश है, तो 162 अंश का कोण बनाना है। 162 अंश के लिए हम यहाँ पर जैसे केंद्र से 162 अंश का कोण, तो ये चांदी को अगर हम रखेंगे तो 162 अंश का कोण बनाना है। तो कोण कैसे बनाते हैं इसके लिए याद रखना है कि हम ये शून्य से चालू करेंगे तो 162 जहाँ पर आएगा 10 20 30 40, तो 160 और 2 62, तो ये 162 अंश का कोण यहाँ लगभग आ रहा है। तो इसको हम इससे मिला दें। इसी प्रकार 108 अंश का है, तो यहाँ पर हम रखकर 108 अंश का कोण चाहिए, तो 100, ये 10 20 30 अंदर वाली लाइन से 100, तो 8, 108 यहाँ करीब आ जा रहा है। तो इसको हम इससे मिला देंगे तो ये 108 अंश का कोण बन जाएगा। और तीसरा जो शेष बचा है 90 अंश का कोण बच जाएगा। अब हम इसको जो रंग दिए गए उन रंगों से अलग अलग रंग भर देंगे। तो इस प्रकार से एक केंद्रीय पाई चार्ट के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा।